हमारे नीट पीजी एस्पिरेंट्स के लिए होने वाली हैं जिन्होंने इस बार एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूज़न उनके दिमाग में रहती है रिगार्डिंग एमडीएमएस और डीएनबी से रिलेटेड कि कौन सा ज़्यादा बड़ा है आपका। सबको यही लगता है कि हमारा एमडीएमएस जो है वो काफ़ी बड़ा है कंपेयर टू आपका डीएनबी। तो यही सारी चीज़ें और यही सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर करेंगे कि डीएनबी है क्या, क्या वो एमडीएमएस के इक्विवेलेंट है या नहीं है, और क्या हम अगर डीएनबी करते हैं तो क्या क्या हमको बेनिफिट्स होने वाले हैं रिगार्डिंग टू हम एमडीएमएस। तो यही सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आपका डीएनबी होता है वो आपका 3 ईयर्स का कोर्स होता है, सेम एज एमडीएमएस। ओके, डीएनबी का फुल फॉर्म जो होता है वो आपका डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड होता है। लोग समझते हैं कि ये डिप्लोमा कोर्स है, बट नहीं, ये एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है। ये भी सेम एज आपका 3 साल का होता है जो आपका एमडीएमएस का होता है। अगर हम एमडीएमएस की बात करते हैं तो एमडीएमएस जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि ये भी 3 साल का कोर्स होता है। एमडी मीन्स आपका मास्टर ऑफ सर्जरी एंड एमएस मीन्स आपका डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन। सॉरी, मैंने आई थिंक अलग अलग कर दिया, बट आप समझ जाइएगा। जो एमडी है आपका डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन हो गया और एमएस आपका मास्टर ऑफ सर्जरी हो गया। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है आपको कि डीएनबी डिप्लोमा नहीं है। इसको आप प्लीज़ ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ये सब पता चलती है बच्चों को कि लोग जानते नहीं हैं तो वो समझते हैं कि डीएनबी आपका डिप्लोमा कोर्स है। लेकिन होपफुली आपको ये समझ आ जाएगा। आगे जैसे जैसे वीडियो बढ़ती रहेगी आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी कि डीएनबी का करने से क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान है। ठीक है, हम डिफरेंस समझेंगे डीएनबी करने से और एमडीएमएस करने से। ठीक है, तो जो कोई कैंडिडेट्स हमारे इस वीडियो नया है वो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। या कोई भी अपडेट्स रिगार्डिंग पीजी, यूजी और अदर ब्रांचेस के अकॉर्डिंग होता है वो आप तक वीडियो आती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई वी प्रिफर एमडीएमएस ओवर डीएनबी। क्यों हम एमडीएमएस को डीएनबी से ऊपर समझते हैं? सबसे पहला रीज़न तो आपका पब्लिक परसेप्शंस। जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि मार्केट में आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी लोग से पूछेंगे तो वो यही कहते हैं कि हाँ, एमडीएमएस जो है आपका वो ज़्यादा प्रिफर करते हैं लोग और डीएनबी से। क्यों? क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि डीएनबी क्या कोर्स है, डीएनबी के करने के बाद आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और क्या क्या ऑप्शंस आपके लिए खुल जाते हैं रिगार्डिंग दैन एमडीएमएस। तो सबसे पहले तो आपको पब्लिक परसेप्शंस आपके आता है। सेकेंडली जो आपका आता है स्टिफेंड एंड आपकी फ़ीस आती है। जैसे कि आपको मालूम ही होगा जो स्टिफेंड होता है वो एमडीएमएस में काफ़ी ज़्यादा होता है रिगार्डिंगली आपके डीएनबी। क्यों? क्योंकि डीएनबी जो है आपका वो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपको पढ़ाया जाता है। वहीं आपका जो एमडीएमएस है वो आपका मेडिकल कॉलेज में करवाया जाता है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। इसकी वजह से आपको स्टिफेंड में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस दिखते हैं। और अगर हम फीस की बात करते हैं तो फीस की अगर हम बात करते हैं तो एमडीएमएस की जो फीस है वो कंपैरेटिवली बहुत लो है। अगर हम देखते हैं डीएनबी के, मैं इसी गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बात कर रहा हूँ, ना कि प्राइवेट कॉलेजेस में। ठीक है, अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस को देखते हुए हम चलते हैं तो जहाँ पर जो आपके डीएनबी है वो आपकी वहाँ पर फीस काफ़ी ज़्यादा ली जाती है कंपेयर टू एमडीएमएस। तो सबसे दूसरा रीज़न ये आता है आपका। एंड थर्ड रीज़न आता है आपका एकेडमिक्स। तो एमडीएमएस डन इन मेडिकल कॉलेज, जहाँ पर आपको एक अच्छे टीचर्स और अच्छी फैकल्टी मिल जाती है। वहीं पर अगर हम डीएनबी की बात करते हैं तो ये आपका कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में करवाया जाता है। तो यहाँ पर टीचिंग जो होता है वो आपको सेकेंडरी ऑप्शंस होता है, सेकेंडरी ऑप्शन मिलता है। तो अगर हम इस चीज़ को देखा जाए तो यहाँ पर आपकी एमडीएमएस इज मच बेटर देन डीएनबी। ओके, सम हॉस्पिटल्स लाइक हिंदुजा हॉस्पिटल, गंगाराम हॉस्पिटल, सेंट स्टेफन इन दिल्ली और कांजाकाम कोटी मंगेशकर हॉस्पिटल महाराष्ट्र। तो यहाँ पर क्या है, ये सारे आपके बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपकी एकेडमिक्स भी आपको अगर देखने के लिए मिलती है तो ये भी आपको बहुत अच्छे एकेडमिक्स प्रोवाइड करते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि सारे डीएनबी के हॉस्पिटल जो होते हैं वो आपको टीचिंग अच्छी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक चीज़ें हैं समझने वाली कि कुछ कुछ हॉस्पिटल्स हैं या कुछ कुछ ऐसी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आपको एकेडमिक्स भी आपको सेम एज एमडीएमएस के अकॉर्डिंगली मिलती है।
तो अब हमारा जो फिफ्थ पॉइंट आता है वो हमारा एग्जिट एग्ज़ाम के लिए आता है कि जैसे कि आपको मालूम ही होगा जो डीएनबी का एग्जिट एग्ज़ाम होता है वो उसका पासिंग परसेंटेज काफ़ी कम है। क्यों कम है वो आप समझिए। जैसे कि आपको मालूम कि एमडी एमएस का जो आपका एग्ज़ाम होते हैं वो आपके सेम उसी मेडिकल कॉलेज में करवाए जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकेंडली क्या है, अब अगर हम डीएनबी की बात करते हैं तो डीएनबी में जो आपके एग्जिट एग्ज़ाम्स होते हैं या आखिरी के एग्ज़ाम्स होते हैं वो आपके पैन इंडिया होते हैं। मीन्स आपको सेंटर अलॉट किए जाते हैं, वो सेम हॉस्पिटल में नहीं कराए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप कोई भी बच्चा दिल्ली में अपना डीएनबी परस्यू कर रहा है तो मे बी उसका सेंटर जो है वो आपका क्या पता नॉर्थ साइड आ जाए या साउथ साइड आ जाए, तो अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप एमडी एमएस कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको क्या है सेम हॉस्पिटल सेम मेडिकल कॉलेज में आपको करवाया जा रहा है हर चीज़, तो उसमें आपको ये चीज़ मिल जाता है कि वहाँ के जो टीचर्स होते हैं वो सब आपके नोन होते हैं, तो यहाँ पर आपकी पासिंग परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। वहीं पर आपकी डीएनबी क्या है कि आपका पैन इंडिया हो रहा है, तो आप कहीं अदर स्टेट्स जा रहे हैं, वहाँ पर जाके आप अपना सर्चेज कर रहे हैं, तो वहाँ पर चीज़ें काफ़ी डिफरेंट हो जाती हैं और पासिंग परसेंटेज में काफ़ी डिफरेंस दिखता है, ठीक है। जैसे कि आपको मालूम ही होगा एमसीक्यू और आपके जो प्रैक्टिकल्स होते हैं दोनों ही आपको अलग अलग स्टेट्स में देने के लिए मिलते हैं, अलग अलग जगहों पे देना होता है डीएनबी में। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि क्यों एमडीएमएस प्रेफर करते हैं लोग डीएनबी के लिए। तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक में बारे में बात कर लेते हैं कि इज़ डीएनबी इक्विवेलेंट टू एमडीएमएस। क्या डीएनबी हमारी इक्विवेलेंट होती है एमडीएमएस के या नहीं? तो हाँ, डीएनबी जो होती है वो आपकी इक्विवेलेंट होती है एमडीएमएस के लिए। क्यों होती है वो रीज़न्स मैं आपको बताऊंगा, क्या क्या रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से आपकी डीएनबी भी इक्वल हो जाती है एमडीएमएस के, और क्या रीज़न्स नहीं होते हैं जहाँ पर थोड़ी सी आपको क्रिटिकल केसेस हो जाते हैं, जहाँ पर आपको चीज़ें डिफरेंट दिखाई देती हैं एमडीएमएस से डीएनबी की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम उससे पहले ये जान लेते हैं कि अगर आप डीएनबी करते हैं तो क्या क्या अपॉर्चुनिटी आप कर सकते हैं या रह सकती है आपके पास रिगार्डिंग दैन एमडीएमएस। जैसे कि अगर आप एमडीएमएस भी कर रहे हैं या डीएनबी भी कर रहे हैं तो दोनों के लिए सेम ऑप्शंस आपको मिलते हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं या वर्क कर सकते हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहें तो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में वर्क करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, या तो अपनी हायर स्टडी जैसे कि आपकी डीएम या एमसीएच अगर वो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना चाह रहे हैं या सुपर स्पेशलिस्ट कोर्स करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी दोनों लोग एलिजिबल होते हैं। आपके डीएनबी वाले भी बच्चे और आपके एमडीएमएस वाले बच्चे भी, कोई डिफरेंस नहीं होता है। या फिर आप अगर जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं यूपीएससी या आर्म्ड फोर्स में तो उसके लिए भी कोई इशू नहीं आता है, चाहे आप एमडीएमएस करें या डीएनबी करें। एट लास्ट दोनों इक्वली दिखाई पड़ते हैं हमको। बाकी जो कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी कि चेंजेस हो जाती हैं तो वो हम समझते हैं कि जैसे कि अगर आप टीचिंग पर्पस के लिए कोई भी मेडिकल कॉलेज में जाते हैं उस टाइम चीज़ें आपके लिए काफ़ी डिफरेंट दिखाई देती हैं। क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने ये कहा था कि उससे पहले मैं एक एग्जांपल देके आपको बताता हूँ कि जैसे कि अगर मैंने एमडी की रखी है कोई भी ब्रांच से, ठीक है, और अगर मैं कोई भी मेडिकल कॉलेज में जाता हूँ अपनी टीचिंग पर्पस के लिए कि मुझे टीचिंग फैकल्टी में अप्लाई करना है, तो उसके लिए क्या है कि मुझे किसी भी सीनियर डॉक्टर के नीचे 1 साल रहना होता है। जैसे कि आपको मालूम ही होगा कोई भी एमडी करके जो टीचिंग पर्पस के लिए जाता है तो उसको ये चीज़ करनी पड़ती है। और अगर हम डीएनबी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी हद तक चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो आइए हम वो समझते हैं कि क्या रेगुलेशन आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगाए थे इस चीज़ पे डीएनबी के ऊपर। तो अगर कोई भी मेडिकल कॉलेज जहाँ पर आपका एमडी भी चल रही है, एमडीएमएस चल रही है और डीएनबी की सीट्स भी अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आपकी जो डीएनबी होती है वो भी इक्वल होती है आपकी एमडीएमएस के लिए इन टीचिंग फैकल्टी पोजीशन इन एनी मेडिकल कॉलेज। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट उन्होंने रखा था। सेकंड पॉइंट उन्होंने ये बताया था कि अगर कोई भी हॉस्पिटल है डीएनबी का जो आपको अलॉट हुआ है वो 500 प्लस बेडेड हॉस्पिटल है, उस केस में भी आपकी डीएनबी इक्वल वैलेंट मानी जाती है आपकी एमडीएमएस के टीचिंग फैकल्टी पर्पस के लिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट उन्होंने ये बताया था कि अगर जो आपका हॉस्पिटल है, जो डीएनबी हॉस्पिटल है, वो आपका 100 बेडेड टू 500 बेडेड के बीच में लाई करता है, उस केस में क्या होता है कि आपको 1 साल एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, तब आप एलिजिबल हो पाते हैं कोई भी टीचिंग फैकल्टी में, कोई भी टीचिंग फैकल्टी के लिए मेडिकल कॉलेज में।
और अगर उससे भी कम है ब्रांच, जैसे कोई भी डीएनबी हॉस्पिटल नया अलॉट हुआ, नया उसको अप्रूवल मिला है, तो उसमें क्या उतनी ज़्यादा सीट्स नहीं होती, बेडेड हॉस्पिटल्स नहीं होता है। तो उसमें क्या अगर 100 से कम है, 65 है, 70, 85, 50, 45 कुछ भी है, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको कम से कम 2 साल तक आपको करना पड़ता है एक्स्ट्रा वर्क, तब जाके आप एलिजिबल होते हैं टीचिंग फैकल्टी पर्पस के लिए कोई भी मेडिकल कॉलेज के लिए। तो ये जो उन्होंने 4 पॉइंट आपके दिए थे, जिसकी वजह से डीएनबी स्लाइटली थोड़ा सा दूर हो जाता है एमडीएमएस में इन टीचिंग फैकल्टी पर्पस। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको पूरा ऑल ओवर व्यू दे दिया है हमारे डीएनबी और एमडीएमएस के बारे में। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज़ और ऐड ऑन करूँ कि अगर जैसे कोई भी कैंडिडेट है, ठीक है, उसको अगर एमडीएमएस की पैरा क्लिनिकल ब्रांच मिली है, ठीक है, एमडीएमएस में, और उसने डीएनबी के लिए भी अप्लाई किया है और वहाँ पर उसको कोई क्लिनिकल ब्रांच मिल गई है, तो मेरे सजेशन में ये रहेगा कि आप क्लिनिकल ब्रांच के लिए अडॉप्ट करें, अगर वो आपकी ड्रीम ब्रांच है तो। क्यों? क्योंकि आपको हर चीज़ बताई दी है, क्योंकि डीएनबी इक्विवेलेंट एज इट इज़ एज एमडीएमएस। अगर आपको टीचिंग फैकल्टी पर्पस के लिए नहीं जाना है, तो प्रैक्टिस करना है, तो आप डीएनबी स्विच कर सकते हैं, कोई इशू नहीं रहेगा, अच्छा है आपके लिए। नहीं तो अगर आपको टीचिंग ही करना है, तो फिर आप एमडीएमएस के लिए स्विच कर सकते हैं। क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा जो डीएनबी करके एक अच्छा पे आउट ले रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, कर रहे हैं हर चीज़, तो ये भी एक अच्छी चीज़ दिख जाती है हमारे डीएनबी के लिए। या फिर अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई भी बच्चा है जिसको पैरा क्लिनिकल ब्रांच या कोई भी क्लिनिकल ब्रांच आपको मिल रही है एमडीएमएस में, बट उसकी जो ड्रीम ब्रांच है वो आपकी डीएनबी में लाइक कर रही है, लेकिन उस केस में क्या है कि उस केस में आपको ये देखना है कि कौन सा कॉलेज, कौन सा हॉस्पिटल आपको मिल रहा है या कौन सा आपको मिल सकता है। क्योंकि उस कॉलेज में क्या है कि आपको देखा जाता है कि जैसे कि 70 to 75% ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं डीएनबी में जो आपको हर चीज़ करने के लिए देते हैं। ठीक है, आप एग्जामिन कर सकते हैं, बॉडी पे वर्क कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं जो आपको वर्क करने नहीं देते हैं, सिर्फ देखने ही देते हैं। तो उसमें क्या होता है, तो थोड़ा आपको इशू आ जाता है कि क्लिनिकल ब्रांच अगर ले रहे हैं, सर्जरी की कोई ब्रांच है आपको मिल रही है जो इसमें डीएनबी में, और आपको हॉस्पिटल अच्छा नहीं मिल रहा है, तब आप जाके आप एमडीएमएस में कोई भी अदर ब्रांच अगर मिल रही हो तो उसके लिए आप स्विच कर सकते हैं। या तो अगर अच्छा हॉस्पिटल मिल रहा है डीएनबी में तो आप ले सकते हैं, वैसा वर्सा। ये चीज़ आपको मे बी क्लियर हो गई हो आपकी डीएनबी के बारे में, क्योंकि डीएनबी भी सेम एज इट इज़ आपके एमडीएमएस में है, एमडीएमएस के लिए है। कुछ चीज़ें स्लाइटली चेंज हो जाती हैं, वो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन उससे भी कोई बहुत बड़ा डिफरेंस तो आपको नहीं दिखता है ना, क्योंकि बहुत लोग जो हैं आपके ये करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद प्रैक्टिस करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ना कि टीचिंग है। ठीक है, तो जैसा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ किस फील्ड में जाना चाहते हैं, टीचिंग में जाना चाहते हैं या प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ऑल इट इज़। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपकी डीएनबी के बारे में बता दी है। होपफुली ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही हो आपके लिए, और मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए अपने कलीग से और अपने फ्रेंड्स को, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएँ। तो बस